So hello guys, here I am with the new video, and in this video we are going to revise chapter 3 of physics class 9, that is gravitation. So guys, let us start. This is chapter number 3, gravitation. The earth attracts all the objects towards its center. The force with which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force of earth or gravity of earth. सो फ्रेंड्स, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर. जो अर्थ होती है वो अपने सेंटर की तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, खींचती है. द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ. तो जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल. द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट towards the earth under the gravitational force of earth and make sure that no other force is acting on it is called free fall. तो फ्रेंड्स, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिरता है और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है और उस टाइम पे उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए ग्रेविटी के अलावा. इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट वैक्यूम में नीचे गिर रहा है. वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे एयर नहीं प्रेजेंट होती है. मीन्स जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट का गिरना सिर्फ उस टाइम पे बस उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं. अब एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया और बॉल नीचे की तरफ मीन्स ऊपर गई और फिर नीचे आने लगी. तो फिर जब वो नीचे आ रही थी उस टाइम पे वहाँ पे मान लीजिए वैक्यूम है और वो नीचे गिर रही है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. और उसके ऊपर अगर वो वैक्यूम में है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है. इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल. तो फ्रेंड्स, अब हम वापस से आगे चलते हैं. अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Universal law of gravitation क्या होता है? Every object in the universe. यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिवर्स में कोई भी जो दूसरी ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा अट्रैक्ट करेगी. और वो जो अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जो प्रोडक्ट होगा मींस जब हम उन दोनों के मास को मल्टीप्लाई करेंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का. तो फ्रेंड्स, अब हम वापस आगे बढ़ते हैं. अब है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला. तो अब यहाँ पे किस फार्मूला की बात हो रही है? यहाँ पे जो होता है ना, फोर्स इज़ इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M1. यहाँ पे पूरा आ नहीं पा रहा है, मैं फोर्स को एक बार रिमूव कर देता हूँ. G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर. तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है अब हम ये पढ़ेंगे कि ये हमने कहाँ से लिया. तो फ्रेंड्स, अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. पहले जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसके हम थोड़ा पढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ देयर masses means m1 into m2 and inversely proportional to the square of distance between them। तो अब हमारे पास ये दो यूनिट आ गई। force is directly proportional to m1 into m2, it means product of their masses, and force is inversely proportional to the distance between them और उसका स्क्वायर। तो अब इससे फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम एक बार देखते हैं। तो अब जो हमारे पास यूनिट थी हम उसको एक बार साथ में लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब जो हमारे पास ये यूनिट आ गई m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे कि हमें पता है कि ये इक्वल्स टू नहीं है, सॉरी ये इक्वल्स नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो अब हमें इस साइन को हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट की वैल्यू लगानी पड़ेगी और वो कांस्टेंट हम लगाएंगे कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये इसकी मीन्स वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो हमें ये कैपिटल जी की वैल्यू लगानी होगी उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर हैज़ गिवन 3 laws to describe the movement of planets. So first we will study the first law of Kepler. So the first law of Kepler is the planet move in an elliptical orbit around the sun with sun at the one of the two foci of the elliptical orbit। अब जो planet होता है वो सन के बाहर से ऐसे घूमता है जिसमें जो सन होगा वो मतलब वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और जो सन होगा वो उनमें से 2 फोकी पे होगा उसके एलिप्टिकल ऑर्बिट पे। अब फोकी क्या होता है? फोकी मीन्स फोकस। जैसे कि मान लीजिए ये उसका ऑर्बिट है, जो उसका रेडियस होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, इससे ये इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। तो जो दोनों का सेंटर पॉइंट होगा ना रेडियस का, वो होता है फोकी। अब एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 फोकीज होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जो सन है ना वो इन दोनों में से किसी के ऊपर भी हो सकता है, ये कोई फाइनल नहीं है कि किसके ऊपर रहेगा, वो दोनों में से किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो अब हम इस पे हम आगे चलते हैं। केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन means planetary motion. Each planet revolves around the sun in such a way that line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal interval of time. तो फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? Each planet revolves around the sun in such a way, जो हर एक प्लेनेट होगा वो मान लीजिए ये उसका ऑर्बिट है, तो वो सन के अराउंड, मान लीजिए ये एक फोकी है जिस पे सन है। एक सेकंड में अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ। ये है ऑर्बिट, इसमें
यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, और मान लीजिए यहाँ पे 5 मिनट्स में अर्थ ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और अर्थ ने 5 मिनट्स के अंदर पॉइंट ए से बी तक डिस्टेंस कवर किया। और इस जो हमारे सेकंड लॉ में दिया हुआ है, यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे और इसको अगर स्वीप करेंगे तो जो इधर आएगा, मीन्स इधर जो स्वीप करके आएगा ना, वो दोनों, इन दोनों का जब हम एरिया निकालेंगे तो ये दोनों का एरिया एकदम सेम आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज़ क्लोज़र टू सन एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज़ फर्दर फ्रॉम द सन। अब जैसे कि ये ऑर्बिट है, एक सेकेंड, ये ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे इस एरिया में जब सन के पास आएगा उस टाइम पे मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं, प्लैनेट और ज़्यादा स्पीड में चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। और जब वो थोड़ा दूर आएगा उस टाइम पे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो उसकी स्पीड अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, वो धीरे चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move from the sun। अब इसमें भी हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो डिस्टेंस का क्यूब होगा, मीन्स सन और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस का क्यूब होगा वो होगा किसके इक्वल, जो टाइम उसको सन का एक राउंड लेने में लगता है उसके स्क्वायर का। ये उसने अपने थर्ड मीन्स लॉ में बताया था। अब हम आगे चलते हैं, फ्री फॉल पढ़ते हैं। फ्री फॉल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। and if you guys are new in the channel, go and subscribe the channel and do not forget to hit the bell icon. So guys, see you in the next video. Okay, goodbye.